इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ये करने से आप एक्चुअली और ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे बन जाएंगे। ये आपको अपने करियर में हेल्प करेगा, आपको बुरी सिचुएशन अवॉइड करने में मदद करेगा और आप ये समझ पाएंगे कि क्यों कुछ लोग आपको पसंद करते हैं और कुछ लोग आपको नहीं पसंद करते हैं। अब आप अपने आप से सोच रहे होंगे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके इमोशंस आपको कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, तब शायद आपको ये बात समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपका एक ब्रेकअप हुआ है या आपकी जॉब चली गई है या आपके साथ कोई बहुत बुरी चीज़ हुई है और इसी के बीच में मैं आपको एक बहुत टफ प्रॉब्लम दूँ सॉल्व करने के लिए। अब ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम को मेरे मुंह पे फेंक दें और आप मुझसे गुस्सा हो जाएं आपको परेशान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके इमोशंस आपको रोक रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। तो यहाँ पे एक तरीके से आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और आप और ज़्यादा बेवकूफ़ हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप एकदम बहुत बढ़िया मूड में हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा होप और पॉजिटिविटी है, तो क्या आपको लगता है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? ऑब्वियसली आप और अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिना अपना IQ इंक्रीज करे आप और इंटेलिजेंट बन गए। ये इमोशन से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस होता है इसको बोला जाता है EQ, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आप अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी होती है कि इंटेलिजेंस या IQ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। लेकिन आप इस एग्जांपल को लीजिए कि एक आदमी है जिसका बहुत ज़्यादा हाई IQ है, वो अपनी जॉब में जाके अपनी कंपनी में काम करता है और वो अपनी जॉब अच्छे से कर लेता है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन उसकी हमेशा दूसरे लोगों से लड़ाई होने लगती है, उसके बॉस उसको पसंद नहीं करते हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरह का इंसान प्रमोशन ले पाएगा? वो हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान रहता है और कभी ना कभी वो अपनी जॉब छोड़ देता है या उसको फायर कर दिया जाता है। अब ये इंसान हाई IQ होने के बावजूद बहुत ज़्यादा आगे अपने करियर में नहीं जाता है क्योंकि उसका लो EQ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में कभी भी नहीं सीखते हैं। तो इस वीडियो को एक क्रैश कोर्स की तरह लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस में, और प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चाहे आपने इसके बारे में पहले सुना भी हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग 4 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया नंबर 1 है अपने खुद के इमोशन समझना। अगर आप किसी से पूछें कि उसको क्या परसेंटेज मिली स्कूल में या कॉलेज में, या उनकी हाइट या वेट क्या है, तो ऑलमोस्ट हर किसी को उसका जवाब पता होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो अपने इमोशंस कैसे फील करते हैं। ये जानना कि आप क्या इमोशंस फील कर रहे हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानने से कि आपको कितने मार्क्स मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई चीज़ बोल दी और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए? हो सकता है आपकी माँ ने आपको बोल दिया अपना कमरा साफ़ करने के लिए, और पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और आपको समझ में नहीं आया क्यों। लॉजिकली अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचें तो आपको कोई वजह नहीं मिलेगी कि आप क्यों इतना इरिटेट हुए, लेकिन तब भी वो आपको इरिटेट कर रहा है और उसकी वजह क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी माँ जब आपसे रूम साफ़ करने को बोलती हैं तो आप इरिटेट इसलिए होते हैं क्योंकि आप 24 साल के हैं और आप एक बच्चे की तरह नहीं फील करना चाहते हैं। हो सकता है आपका बस बुरा दिन चल रहा हो। अब जो भी सिचुएशन हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप क्या इमोशंस फील कर रहे हैं और उनको आप क्यों फील कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया तरीका अपने इमोशंस को समझना है कि आप एक जर्नल में लिखना शुरू कर दें। एक पेन और पेपर लीजिए या अपना फ़ोन ले लीजिए और अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिख के ये समझने की कोशिश करिए कि आप क्यों उस तरीके से फील कर रहे हैं। अब पॉइंट ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। पॉइंट बस इतना है कि आपको अपने इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जितना आप ये करेंगे उतना आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे। हो सकता है आप ये समझ पाएँ कि आप सुबह में इरिटेटेड होते हैं इसलिए आपको और ज़्यादा सोना चाहिए, या हो सकता है आपको समझ में आए कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक देख के और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं तो आपको सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से और क्यों ये इमोशंस आ रहे हैं, क्योंकि तभी आप इनको समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक में ऑथर हम लोगों को बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो अपने इमोशंस में खो जाते हैं। वो कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी प्यार में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, एट्सेट्रा। उनको पता नहीं होता कि वो ये इमोशंस क्यों फील कर रहे हैं और उनका इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को समझते हैं, वो उनको बदल नहीं सकते हैं, तो अगर वो डिप्रेस होते हैं तो डिप्रेस रहते हैं।
और तीसरी तरह के लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं, वो उनको बदल भी पाते हैं। और यही चीज़ हमको करनी होगी, जो हम लोग को अगले पॉइंट पे लाता है कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना चाहिए। एक बार जब आपको पता होता है कि आप क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, आपको ये भी आना चाहिए कि उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को पॉजिटिव इमोशन से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी को दो बहुत ही नेगेटिव इमोशन से दिक्कत होती है, जो हैं सैडनेस और एंगर, दुखी होना और गुस्सा होना। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। दुखी होना, सैडनेस, एक बहुत कॉमन इमोशन है जो हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी भी चल रही हो, तब भी आप कभी ना कभी डिप्रेस हो सकते हैं, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी इमोशन गलत नहीं होता है। इमोशंस इंसान होने का एक नेचुरल पार्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनसे डील कैसे करते हैं और आप उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो बहुत बुरा फील करते हैं, वो और ज़्यादा बुरा फील करते रहते हैं। अगर उनका ब्रेकअप हुआ तो वो दुखी गाने सुनते हैं, लेकिन ये सबसे बुरा तरीका है दुख से डील करने का। डैनियल गोलमैन के हिसाब से सैडनेस एक नीचे जाते हुए स्पाइरल जैसा है। आप जितना और दुखी होते जाएंगे, उतना आप वैसी चीज़ें करते जाएंगे जो आपको दुखी और करता जाएगा, और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। तो इससे निकलने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी बॉडी को फिजिकली मूव करें। अब हाँ, ऑब्वियसली अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको हिलने का मन नहीं करेगा, लेकिन उस पॉइंट पे आपको अपनी विल पावर यूज़ करनी चाहिए और अपनी जगह से थोड़ा सा हिलना चाहिए। मैं एक चीज़ हमेशा करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मैं 5 मिनट के लिए वॉक पे चला जाता हूँ और मैं कोई ऐसा गाना सुनता हूँ जो मुझे पॉजिटिव मूड में डालता है। ये ज़रूर याद रखिए कि सैडनेस या डिप्रेशन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और आपको बस इस फीलिंग को कंट्रोल करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जितना आप धीरे धीरे आगे एक एक कदम लेते रहेंगे, ये डिप्रेशन या सैडनेस आपकी ज़िंदगी से कम होता जाएगा और आप नॉर्मल फील करने लगेंगे। अगला इमोशन है गुस्सा। डैनियल गोलमैन के हिसाब से जब आप वेंट करते हैं, मतलब आप अपने गुस्से के बारे में और लोगों से बात करते हैं, तो ये आपका गुस्सा एक्चुअली और ज़्यादा बढ़ा देता है। एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल है कि जब आप ट्रैफिक में होते हैं और एकदम से कोई आपके सामने आ जाता है या ट्रैफिक पे कोई बदतमीज़ी करता है, तो ज़्यादातर लोग चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ देने लगते हैं कि अरे यार, इस इंसान को तो ड्राइव करना भी नहीं आता है, पता नहीं कोई अमीर बाप का बिगड़ा बेटा होगा, उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब अगर आप ये करेंगे तो आप उस चीज़ के बारे में और सोचते रहेंगे और आप और ज़्यादा गुस्सा होते जाएंगे। बेस्ट तरीका अपने गुस्से से डील करने का है कि आप उस सिचुएशन को रीफ्रेम कर दें। आप उस सिचुएशन के बारे में अलग से सोचें। तो इस इंसान के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचने के बजाय आप बस अपने आप को ये बोल सकते हैं कि हो सकता है उसको हॉस्पिटल जाना हो या उसको कोई इमरजेंसी हो, एट्सेट्रा। अब यहाँ पे ये पॉइंट नहीं कि ये बात सच है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप अपने गुस्से को कम कर पाएंगे। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि आपका गुस्सा एक लिमिट के अंदर हो तभी वो कंट्रोल हो सकता है। एक लिमिट के बाहर अगर आपका गुस्सा है या किसी का भी गुस्सा है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो इंसान एक जानवर की तरह हो जाता है। आपने कभी ना कभी इस तरह के इंसान को देखा होगा जो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कुछ भी करने लगता है, किसी से भी लड़ने लगता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर कोई इंसान या आप खुद इस तरह की सिचुएशन में हो तो बेस्ट है कि उस सिचुएशन से निकल जाइए, ठंडे हो जाइए और फिर उस सिचुएशन के बारे में आराम से सोचिए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग ठंडा नहीं होगा आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है अपने आप को मोटिवेट करना इमोशंस को यूज़ करके। दो ऐसे इमोशंस हैं जो आपको मोटिवेशन में हेल्प करते हैं, वो है ऑप्टिमिज्म या होप। आपने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको एक इंसान बताएगा कि गुस्सा हो जाओ, सारे लोगों के बारे में सोचो जिनको तुम गलत दिखाना चाहते हो, अपने पुराने दुश्मनों के बारे में सोचो। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ आपको एक छोटा सा बर्स्ट ही देगा मोटिवेशन का, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो लंबे समय तक मोटिवेटेड रहने के लिए आपको आशा रखनी होगी और आपको पॉजिटिव रहना होगा। होप का ये मतलब है कि आपको ये लगता है कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके साथ होगी। विक्टर फ्रैंकल अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में भी यही कहते हैं। वो जब हिटलर के नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फंसे हुए थे तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों में ये चीज़ नोटिस करी कि जो भी होप लूज़ कर देता था वो ऑलमोस्ट हमेशा मर जाता था। ऐसी आशा रखना कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी, ये ऐसी चीज़ें जो लोगों को मौत के मुंह से वापस ला सकती है, और यही वो चीज़ें जो आपको मोटिवेटेड रखेगी। और सेम चीज़ ऑप्टिमिज्म के बारे में कही जा सकती है। आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। हर रोज़ रात में सोने से पहले आप हर बुरी चीज़ लिख लें जो आपके साथ उस दिन में हुई हैं। मान लीजिए आपके साथ 2 बुरी चीज़ें हुई हैं कि आपका टायर पंक्चर हो गया और आपके बॉस ने आपके ऊपर चिल्लाया।
अब इन दोनों चीज़ को लिख लीजिए और इसके बगल में आप एक ऐसा रीज़न लिखिए कि क्यों ये चीज़ें अच्छे के लिए हुई, चाहे उसमें कोई सेंस बनता हो या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका टायर पंक्चर हो गया तो आप ये सोच सकते हैं कि मैकेनिक की दुकान के बगल में बहुत अच्छे समोसे मिल रहे थे, या अगर आपके बॉस ने आपके ऊपर चिल्लाया तो आप ये सोच सकते हैं चलो मुझे अब एटलीस्ट पता है मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेंगे पॉजिटिवली हर सिचुएशन में सोचने के लिए। और फोर्थ एरिया है कि आपको दूसरों के इमोशंस को समझना आना चाहिए। एक बार जब आप अपने इमोशन समझने लगते हैं तभी आप दूसरे लोगों के इमोशंस को समझ पाएंगे। अब काफ़ी लोग एम्पैथी और सिंपैथी में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। सिंपैथी वो फीलिंग होती है जब आपको दूसरे लोगों के दर्द के लिए बुरा लगता है। जैसे अगर आप सड़क पे किसी को भीख मांगते हुए देख लें तो आपको उनके लिए बुरा लग सकता है, इसको सिंपैथी बोलते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे इंसान के हर इमोशन को फील कर सकते हैं। अगर वो दुखी हैं तो आप भी दुखी होंगे, अगर वो खुश हैं तो आप भी खुश होंगे, मतलब उनके हर इमोशन को आप फील कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग एम्पैथी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फील करते हैं जो उनकी तरह होते हैं, सेम भाषा बोलते हैं या सेम कंट्री से होते हैं एट्सेट्रा। लेकिन इस चीज़ का असली टेस्ट कि आप सच में एक एम्पैथेटिक इंसान हैं या नहीं, वो ये है कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आप एम्पैथी किसी ऐसे इंसान के बारे में फील कर सकते हैं जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, जो शायद आपका दुश्मन हो या जिसको आप शायद ना पसंद करते हो। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस तरह का इंसान होने से आप क्या फील करेंगे, तब आप हर तरह के इंसान को समझ पाएंगे। और जब आप हर इंसान के सपनों को, उनके गोल्स को, उनके बचपन को, इन सारी चीज़ को समझ पाएंगे तो आपके अंदर एम्पैथी बढ़ जाएगी। जितनी एम्पैथी आपके अंदर बढ़ेगी उतना आप दूसरे लोगों को समझेंगे, उतनी बेहतर आपकी रिलेशनशिप्स होंगी, उतना ज़्यादा आप और सक्सेसफुल होंगे और इसी तरीके से आप और ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। तो समरी में आपने इस वीडियो में सीखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने खुद के इमोशंस को समझना। उसके बाद आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, खास करके दुख को और गुस्से को। उसके बाद आपने होप और ऑप्टिमिज्म के बारे में सीखा कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और लास्ट में आपने एम्पैथी के बारे में सीखा। आप इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करके इसको देखिएगा जो आपको मोटिवेशन के बारे में और समझाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा। और हाँ, काफ़ी लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई भी वीडियोज़ मेरे ना मिस करें। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।